हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, यूक्रेन को पुराने डेनमार्क और डच एयरफोर्स के F-16 मिले हैं जिनको मिड लाइफ अपग्रेड मिला था, पर ये बहुत ज़्यादा लेटेस्ट F-16 नहीं है। इवन ब्लॉक 50-52 स्टैंडर्ड के भी नहीं है, पर इनको मॉडिफाई किया गया है रशियन एसेट्स के अगेंस्ट में। इसमें जो सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन फिजिकली विजिबल है, ये आप इनके एक पायलॉन में देख सकते हैं, जहां पर आपको एक मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर दिखाई देगा। साथ ही साथ इसमें एक जैमर भी लगा हुआ है। और जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी है, इसको स्पेशली ट्यून किया गया है रशिया के अगेंस्ट में, और ये काम अमेरिकन द्वारा किया गया है। स्पेशली इसमें यूएस एयरफोर्स का 68th इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्क्वाड्रन शामिल है। तो जब हमने बात करी थी यूक्रेनियन F-16 की शुरुआत में भी, तब भी हमने इस पायलॉन को पॉइंट आउट किया था। ये पायलॉन एक्चुअली टर्मा द्वारा सप्लाइड ECIPS है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बैट इंटीग्रेटेड पायलॉन सिस्टम। तो ये टर्मा ने लियोनार्डो ग्रुप के साथ मिलकर बनाया है, और ये DRFM बेस्ड जैमिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल्स और एयर टू एयर मिसाइल के अगेंस्ट में इस एयरक्राफ्ट को सेव करने में सक्षम होंगी। साथ ही साथ यहाँ पर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर्स को भी कैरी किया जाता है। तो ये एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको इंटरनली कोई मॉडिफिकेशन एयरक्राफ्ट में नहीं करने पड़ रहे हैं। ये एक प्लग एंड प्ले सिस्टम की तरह काम कर रहा है, और जो कैपेबिलिटी एयरक्राफ्ट लूज कर रहा था, वो यहाँ पर एयरक्राफ्ट गेन कर पा रहा है इस पर्टिकुलर पायलॉन की वजह से। साथ ही साथ इस पायलॉन से मिसाइल भी कैरी करी जा रही है, तो कोई हार्ड पॉइंट वेस्ट नहीं हो रहा है। तो ये F-16 के वेपन स्टेशन 3 और 7 में लगाए जा सकते हैं, यानी कि विंग टिप पे जो पायलॉन है उसके जस्ट बगल में इनको लगाया जाता है। तो यहाँ से इंस्पिरेशन लेकर एक थॉट प्रोसेस चालू होता है, जिसके अंतर्गत थियोरेटिकली ऐसा लगता है कि ये सॉल्यूशन LC-30 को भी दिया जा सकता है, जो कि मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर और इंटरनल जैमिंग कैपेबिलिटी को लैक करता है। तो मॉडर्न वॉरफेयर में मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित हो गए हैं। एयर टू एयर मिसाइल के अगेंस्ट में भले ही इनको बहुत ज़्यादा यूज़फुल ना देखा जाता हो, पर सरफेस मिसाइल के अगेंस्ट में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित हो गए हैं, क्योंकि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स IR मिसाइल्स फायर करते हैं, जिनकी वार्निंग रडार वार्निंग रिसीवर्स नहीं देते हैं। और अगर आप ग्राउंड अटैक रोल में जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लो फ्लाई करना पड़ रहा है, तो ये जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा घातक साबित होते हैं। तो इनके अगेंस्ट में मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर्स का होना बहुत ही ज़्यादा क्रूशल हो जाता है। ये कैपेबिलिटी LC-30 भी लैक करता है, Su-30 MKI भी लैक करता है। तो LC-30 के साथ साइज कंस्ट्रेन है, जिसकी वजह से मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर इस प्लेटफॉर्म में नहीं लगा है। साथ ही साथ इनबिल्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट भी यहाँ पर नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से जो जैमर डेवलप किया गया है उसको पॉड बेस्ड रखा गया है। तो पॉड बेस्ड जैमर होने की वजह से एक पायलॉन जो है वो आपका इस्तेमाल हो जाता है, और पहले से ही LC-30 में ज़्यादा वेपन कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, हार्ड पॉइंट्स भी लिमिटेड है। तो अगर हार्ड पॉइंट्स को पॉड बेस्ड जैमिंग इक्विपमेंट और पॉड बेस्ड मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर्स को यूज़ करने में इस्तेमाल किया जाएगा, तो वेपन कैरिंग कैपेसिटी डायरेक्टली इफेक्ट होगी। 30 Mark 1A में इस इशू को एड्रेस करने के लिए ड्यूल रैक पायलॉन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी वजह से जो क्लोज कॉम्बैट एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, वो एक ही हार्ड पॉइंट में 2 कैरी करी जाएंगी, और दूसरी साइड पर जैमर कैरी किया जाएगा। तो क्या टर्मा के ECIPS की तरह LC-30 में पायलॉन बेस्ड मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर और जैमर्स को लगाया जा सकता है? तो इस चीज़ को लेकर हमने पर्सनली इस पर काफ़ी विचार किया, और अल्टीमेटली यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकलकर सामने आई। तो अगर आप LC-30 में कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे, जो एक्चुएटर्स दिए गए हैं उनकी फेयरिंग को आगे तक बढ़ाया गया है, और उसी से वेपन पायलॉन अटैच किया जाता है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन पहले ही काफ़ी ऑड मानी जाती है। डिफरेंट मिसाइल्स के लिए आपको अडाप्टर्स को यूज़ करना पड़ता है, उसके बाद मिसाइल के जो पायलॉन्स हैं वो लगते हैं। तो पहले तो जो नॉर्मल वेपन इंटीग्रेशन है उसे ही हमें ऑप्टिमाइज करना है। दूसरी चीज़, ऐसे पायलॉन्स को लगाने के लिए आपको जो इलेक्ट्रिकल हार्ड पॉइंट्स और इंटरकनेक्शन चाहिए, ये मिलिट्री स्टैंडर्ड 7060 का होना चाहिए। LC-30 में सारे हार्ड पॉइंट्स इस स्टैंडर्ड के हैं, तो ये लग सकता है। अब फॉर एग्जांपल हम इसे आउटरमोस्ट पायलॉन में लगाते हैं ताकि हमें कवरेज सबसे ज़्यादा मिले। तो आउटरमोस्ट पायलॉन में जो वेट कैरिंग कैपेसिटी है, ये 310 किलोग्राम्स की है। पायलॉन का अगर आप वजन देखेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 180 किलोग्राम्स का है, यानी कि इस पायलॉन के लग जाने के बाद आप खाली 130 किलोग्राम की मिसाइल यहाँ पर लगा सकते हैं। फॉर्चुनेटली जितनी भी एयर टू एयर मिसाइल्स हैं क्लोज कॉम्बैट के लिए, उनका वजन इससे कम ही आता है। अगर आप R-73 की बात करेंगे तो वहाँ पर वेट 105 किलोग्राम पहुँचता है। अगर आप SRM की बात करेंगे तो वहाँ पर वजन खाली 88 किलोग्राम का है। तो इस पायलॉन के साथ अगर आप फ्रंट से कवरेज देखेंगे तो मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर और जो जैमर्स हैं उनके एंटीना को कवरेज यहाँ पर प्रॉपर मिल जाती है। ये भी अच्छा दिख रहा है।
परेशानी तब आती है जब आप चीज़ों को रियर से देखने की कोशिश करते हैं। LC-30 एक डेल्टा विंग डिज़ाइन है और यहाँ पर एलेवॉन्स को इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो पूरा रियर सेक्शन है ये कंट्रोल सरफेस है जो कि अप डाउन मूव करता है। तो अगर आप फोटोग्राफ देखेंगे एक पार्क्ड LC-30 की जिसके एलेवॉन्स पूरी तरीके से नीचे है, तो आपको दिखाई देगा कि जो आउटर मोस्ट पायलॉन भी है वो तक एलेवॉन्स के डाउन मूवमेंट की वजह से पूरी तरीके से रियर से कवर हो जाता है। और मॉस की रियर से कवरेज होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है क्योंकि मिसाइल पीछे से ही अप्रोच कर रही होती है और हार्श मनोवरिंग के दौरान हो सकता है आपको पीछे से क्लियर पिक्चर ना मिले। लेकिन अगर आप यहाँ पर पॉड इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप सामने R-73 की डमी मिसाइल को देख सकते हैं, वहाँ पर पीछे आपको प्रॉपर कवरेज मिलेगी, तो वो एक आइडियल ऑप्शन बनता है LC-30 के लिए। इवन ये एक रीज़न है कि ये जो पॉड है ये F-16 में भी वेपन स्टेशन 3 और 7 में लगाया जाता है क्योंकि उसके पीछे आपको कोई भी कंट्रोल सरफेस नहीं दिखेगा, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो LC-30 के साथ ये मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता, लेकिन Su-30 MKI के साथ ये चीज़ करी जा सकती है। ऑल्दो Su-30 MKI के केस में हार्ड पॉइंट्स की कमी नहीं है, तो अगर पॉड बेस्ड सिस्टम भी वहाँ पर कैरी किया जाता है तब भी वेपन कैरिंग कैपेसिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होती। ऑल्दो पॉड बेस्ड सिस्टम आपको ज़्यादा ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देंगे और वो एक तरीके से ऐसा होगा कि ये इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा जो कि हर टाइम पे ये एयरक्राफ्ट कैरी करने में सक्षम होगा। तो इस डायरेक्शन में हम काम कर सकते हैं। खैर, सुपर सुखोई अपग्रेड के साथ कुछ ऐसे इंडिकेशन मिल रहे थे कि DC मॉस को यहाँ पर इंटीग्रेट करने की पहले से ही कोशिश करी जाएगी, पर अभी के लिए जो हमें दिख रहा है ये एक पॉड बेस्ड सिस्टम है। तो अगर DC मॉस और Su-30 MKI की बात करें तो ये एक सैड स्टोरी है जो कि डिकेड्स ओल्ड है। तो DC मॉस जो है इनको Su-30 MKI से 1 दशक पहले ही इंटीग्रेट किया जाना था। DC मॉस डेयर द्वारा एलिसरा के साथ मिलकर, जो कि अभी एल्बिट सिस्टम है, डेवलप किया गया था। तो करीबन 6 सेंसर्स Su-30 MKI में लगने थे, लेकिन इसका साइज और वजन ज्यादा होने की वजह से सुखोई द्वारा इसको सर्टिफाई करने से मना कर दिया गया। इवन 6 के बजाय 4 सेंसर्स को भी यहाँ पर लगाने की कोशिश करी गई जो कि इफेक्टिवनेस को कम करते थे इसकी, पर इस चीज को लेकर IAF ऑन बोर्ड नहीं थी, स्पेशली सुखोई के ये कहने के बाद कि अगर इसको इंटीग्रेट किया जाता है तो उसे अनऑथराइज्ड कहा जाएगा और नॉन सर्टिफाइड फिटमेंट कहा जाएगा और वो पूरी तरीके से एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेशन इस एयरक्राफ्ट का विड्रॉ कर लेंगे। ऑल्दो मलेशियन Su-30 MKI में मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर्स को लगाया गया है जो कि सर्टिफाइड है, पर हम उस डायरेक्शन में भी आगे नहीं बढ़े। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सुपर सुखोई अपग्रेड में क्या कोई सॉल्यूशन निकाला गया है या फिर ये केस पहले के तरह ही रह जाता है। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।